नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के आंकड़ों की गहराई में उतरने वाले हैं। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये कहानी कहते हैं एक ऐसे प्रदेश की जो विशालता और विरोधाभासों से भरा है। एक तरफ तो बेहिसाब आबादी और दूसरी तरफ हैरान करने वाला पिछड़ापन भी। बिल्कुल। और हम देखेंगे कि कैसे जो सबसे शिक्षित जिला है वो एक सामाजिक पैमाने पर सबसे पीछे है, और कैसे कुछ सबसे पिछड़े समझे जाने वाले इलाकों में समाज का ताना बाना ज्यादा संतुलित है। हमारा मकसद इन जटिल आंकड़ों को सिर्फ रटना नहीं, बल्कि इनके पीछे की वजहों को समझना है, ताकि एक पूरी तस्वीर साफ हो सके। हाँ, और मुझे लगता है कहानी समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सिर्फ नंबर रटने से वो तस्वीर साफ होती भी नहीं है। तो चलिए सबसे बड़ी कहानी से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या, जो अपने आप में ही चौंकाने वाली है। तो पहला आंकड़ा है 19.98 करोड़। 2011 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ थी। यह संख्या इतनी बड़ी है कि इसे समझना भी मुश्किल है। इसे समझने के लिए चलिए इसे भारत के संदर्भ में देखते हैं। ये भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% था। 16% से ज्यादा। हाँ, इसका मतलब है उस समय भारत में हर 6 में से एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश से था। ये आंकड़ा प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक महत्व को दिखाता है। और यहाँ एक और दिलचस्प तुलना है जो इस विशालता को और भी स्पष्ट करती है। अगर उत्तर प्रदेश एक अलग देश होता तो ये चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता। बिल्कुल। ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया जैसे बड़े बड़े देश भी आबादी में इससे पीछे होते। कमाल है। ये तुलना दिखाती है कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन चलाना किसी बड़े देश को चलाने से कम नहीं है। यहाँ की कोई भी नीति, कोई भी बदलाव करोड़ लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालता है। ये 20 करोड़ की आबादी सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती भी है। और अगर प्रदेश इतना विशाल है तो जाहिर है इसके जिलों में भी आबादी का बहुत बड़ा अंतर होगा। तो इस विशाल आबादी के दो छोर कौन से हैं? सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं और सबसे कम कहाँ? सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला है प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। अच्छा, प्रयागराज। क्या इसकी वजह सिर्फ इसका धार्मिक महत्व है या कोई और भी बड़ा आर्थिक या प्रशासनिक कारण है जो लोगों को वहां खींचता है? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, इसे याद रखने के लिए कुंभ मेला एक बहुत शक्तिशाली मानसिक छवि है, लेकिन असल वजहें ज्यादा गहरी हैं। प्रयागराज हमेशा से एक बड़ा प्रशासनिक और शैक्षिक केंद्र रहा है। हाईकोर्ट भी वहीं है। हाँ, हाईकोर्ट है, कई बड़े सरकारी दफ्तर हैं, और ये शिक्षा का एक ऐतिहासिक गढ़ रहा है। इन सब वजहों से यहाँ हमेशा से आबादी का दबाव ज्यादा रहा है। तो इसे याद रखने के लिए हम एक मानसिक चित्र बना सकते हैं। कल्पना कीजिए कुंभ मेले की, गंगा किनारे लाखों लोगों का सैलाब। जहां इतनी भीड़ है, जाहिर है वहां की जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी। तो बस याद रखिए, प्रयाग का कुंभ मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या। बिल्कुल। और परीक्षाओं के लिए क्रम भी महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे ज्यादा आबादी में पहले नंबर पर प्रयागराज, दूसरे पर मुरादाबाद और तीसरे पर गाजियाबाद है। तो ये तो हुई सबसे ज्यादा की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? वो है महोबा। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है और यहाँ की जनसंख्या प्रदेश में सबसे कम है। महोबा, इसे कैसे याद रखा जाए? इसकी ट्रिक इसके नाम में ही छुपी है। महोबा शब्द सुनने में मोहब्बत जैसा लगता है। हाँ, लगता तो है। तो याद रखने का एक मजेदार तरीका है, महोबा मोहब्बत करने वाले दुनिया में कम ही मिलते हैं, इसलिए महोबा में लोग सबसे कम हैं। ये एक हल्का फुल्का तरीका है इस तथ्य को दिमाग में बिठाने का। ये तो काफी दिलचस्प है। तो हमने देखा कि 20 करोड़ लोगों का ये प्रदेश एक तरफ प्रयागराज की भीड़ से भरा है, तो दूसरी तरफ महोबा का खालीपन भी है। इन 20 करोड़ लोगों का प्रबंधन करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी, और शायद सबसे बड़ी चुनौती है। इन सबको शिक्षित करना। इस मोर्चे पर प्रदेश की कहानी क्या कहती है? साक्षरता के आंकड़े क्या हैं? साक्षरता के मामले में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बहुत मिलीजुली है और थोड़ी चिंताजनक भी। 2011 में प्रदेश की कुल साक्षरता दर 67.7% थी, जो राष्ट्रीय औसत से कम थी। लेकिन इससे भी ज्यादा ध्यान देने वाली बात पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर के बीच का भारी अंतर है। कितना बड़ा अंतर है? पुरुषों की साक्षरता दर 77.3% थी, जबकि महिलाओं की केवल 57.2%। ओहो! यह लगभग 20% का सीधा अंतर है।
यह आंकड़ा समाज में शैक्षिक अवसरों की असमानता को साफ साफ दिखाता है। 20% का अंतर, ये तो बहुत ज्यादा है। ये दिखाता है कि विकास का लाभ महिलाओं तक बराबर नहीं पहुंच रहा था। क्या इन तीनों आंकड़ों को याद रखने का कोई आसान तरीका है? हाँ, एक सरल गणितीय ट्रिक है। आप बस कुल साक्षरता दर याद रखिए, 67.7%। ठीक है, 67.7%। इसमें से लगभग 10% घटाइए तो आपको महिलाओं की दर 57.2% मिल जाएगी, और लगभग 10% जोड़िए तो पुरुषों की दर 77.3% मिल जाएगी। ये परीक्षा के समय जल्दी से याद करने में मदद करता है। ये तो बहुत काम की ट्रिक है। अब अगर जिलों की बात करें तो शिक्षा का ये प्रकाश सबसे ज्यादा कहाँ फैला है और सबसे कम? साक्षरता में सबसे आगे है गौतम बुद्ध नगर, यानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा का इलाका। यहाँ की साक्षरता दर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। और इसे याद रखने की ट्रिक तो सीधी और तार्किक लगती है। गौतम बुद्ध ज्ञान के प्रतीक हैं, तो हम सोच सकते हैं गौतम बुद्ध सबसे बड़े ज्ञानी थे। बुद्ध से बुद्धि और बुद्धि से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, यानी गौतम बुद्ध नगर। बिल्कुल सही। और स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर है श्रावस्ती जिला। ये नेपाल बॉर्डर के पास का तराई क्षेत्र है और आर्थिक रूप से प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है। यहाँ की साक्षरता दर सबसे कम है। श्रावस्ती, इसका नाम तो इतिहास में बहुत सुना है। हाँ, और वहीं से इसकी ट्रिक निकलती है। इतिहास बताता है कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में ही दिए थे। अच्छा, तो इसी विडंबना पर एक याद रखने की ट्रिक बनी है। बुद्ध ने श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए, फिर भी वहां के लोग नहीं पढ़े। जाहिर है ये सिर्फ एक मेमोरिक डिवाइस है। इसका मकसद किसी का अपमान करना नहीं है। ये तो वाकई एक विरोधाभास है। लेकिन क्या महिला साक्षरता में भी यही जिले आगे पीछे हैं? यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ है। पुरुषों की सर्वाधिक साक्षरता तो गौतम बुद्ध नगर में ही है, लेकिन महिलाओं की सर्वाधिक साक्षरता कानपुर नगर में दर्ज की गई थी। अरे वाह, तो कानपुर की महिलाएं शिक्षा में सबसे आगे हैं। इसे याद रखने के लिए तो एक सीधा सा नारा ही बन सकता है, कानपुर की लड़कियां सबसे आगे हैं। ये छोटी छोटी बारीकियां ही शायद परीक्षा में फर्क पैदा करती हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। अब शिक्षा से जुड़े एक और अहम सामाजिक संकेतक पर आते हैं। साक्षरता एक बात है, लेकिन समाज की सोच कितनी आधुनिक हुई है, इसका एक बड़ा पैमाना है लिंगानुपात। लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो। पहले ये समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका सीधा सा मतलब है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। अगर ये संख्या 1000 से ज्यादा है तो अच्छा माना जाता है, और अगर कम है तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि ये समाज में महिलाओं की घटती संख्या और उनके प्रति भेदभाव की ओर इशारा करता है। और इस पैमाने पर उत्तर प्रदेश कहाँ खड़ा है? यहाँ स्थिति अच्छी नहीं है। 2011 में उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 था, जबकि भारत का औसत 943 था। अच्छा, तो हम राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे थे। हाँ, और अगर हम 0 से 6 साल के बच्चों यानी शिशु लिंगानुपात की बात करें तो स्थिति और भी भयावह थी, सिर्फ 902। ये दिखाता है कि समस्या बहुत गहरी और पुरानी है। ये आंकड़े तो वाकई चिंताजनक हैं। क्या कोई ऐसा जिला भी है जहां की तस्वीर थोड़ी बेहतर हो? हाँ, और ये उम्मीद जगाता है। सबसे अच्छा लिंगानुपात जौनपुर जिले में दर्ज किया गया, 1024। 1024? जी, ये न सिर्फ प्रदेश में सबसे ज्यादा है, बल्कि राष्ट्रीय औसत से भी कहीं बेहतर है। यहाँ 1000 पुरुषों पर 1024 महिलाएं थीं। 1024? ये तो बहुत सकारात्मक खबर है। जौनपुर को कैसे याद रखें? इसकी ट्रिक इसके नाम में ही है। जौनपुर में एक शब्द है जान, तो ट्रिक है जौनपुर में जान यानी लड़कियां ज्यादा हैं। ये शब्द का खेल इसे यादगार बना देता है। और दिलचस्प बात यह है कि जौनपुर के बाद आजमगढ़ और देवरिया का नंबर आता है। ये सभी पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले हैं। अब सबसे मुश्किल सवाल, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? और यहीं पर उत्तर प्रदेश के विरोधाभास की सबसे बड़ी कहानी सामने आती है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर, सिर्फ 851। एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? अभी तो हमने बात की कि वहाँ साक्षरता सबसे ज्यादा है। ये आंकड़ा तो बिल्कुल उल्टा है। मैं थोड़ी हैरान हूँ। मुझे लगा था कि शिक्षा से सामाजिक सोच बदलती है। यही उत्तर प्रदेश के विकास की सबसे जटिल पहेली है। इसका एक बड़ा कारण है प्रवासन या माइग्रेशन। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक बहुत बड़ा आर्थिक केंद्र है। यहाँ रोजगार के लिए दूसरे जिलों और राज्यों से खासकर पुरुष बड़ी संख्या में अकेले आकर रहते हैं। अच्छा, इससे वहां पुरुषों की आबादी कृत्रिम रूप से बहुत बढ़ जाती है और लिंगानुपात के आंकड़े बिगड़ जाते हैं। तो ये आंकड़ा सिर्फ जन्म के समय लड़कियों की कमी नहीं दिखाता, बल्कि प्रवासी पुरुषों की अधिकता को भी दर्शाता है।
ये दिखाता है कि सिर्फ साक्षरता सामाजिक सोच में बदलाव की गारंटी नहीं है। तो इसे याद रखने की ट्रिक भी इसी विरोधाभास पर आधारित होगी। नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में पढ़े लिखे लोग तो हैं, पर लिंगानुपात में फेल हो गए। ये एक आंकड़े के पीछे छिपी सामाजिक सच्चाई को सामने लाता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि आंकड़ों को उनके सामाजिक आर्थिक संदर्भ में समझना कितना जरूरी है। आपने प्रवासन की बात की, जिससे पुरुषों की आबादी एक जगह बढ़ गई। इसका मतलब तो ये भी हुआ होगा कि कुछ इलाके बहुत ज्यादा घने और भीड़-भाड़ वाले हो गए होंगे। तो जनघनत्व के बारे में आंकड़े क्या कहते हैं? जनघनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है कि एक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में औसतन कितने लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि काफी ज्यादा है। मतलब यहाँ आबादी का दबाव बहुत है। और प्रदेश में सबसे ज्यादा ठूस-ठूस कर लोग कहाँ रहते हैं? ये जिला है गाजियाबाद। यहाँ जनघनत्व प्रदेश में सबसे ज्यादा है। गाजियाबाद दिल्ली के पास होने की वजह से? बिल्कुल। इसकी ट्रिक भी इसी भूगोल से जुड़ी है। आप कल्पना कीजिए कि गाजियाबाद दिल्ली के दरवाजे पर खड़ा है। नौकरी, व्यापार और बेहतर सुविधाओं के लिए लोग दिल्ली जाना चाहते हैं, और गाजियाबाद पहला पड़ाव है। तो ट्रिक यही है, गाजियाबाद दिल्ली का गेटवे है, सारी भीड़ वहीं घुस गई। यह छवि याद रखने में आसान है। और सबसे खुला शांतिपूर्ण इलाका कौन सा है? सबसे कम जनघनत्व कहाँ है? वो है ललितपुर। यहाँ सिर्फ 242 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ये गाजियाबाद की भीड़ के सामने कुछ भी नहीं है। ललितपुर प्रदेश के दक्षिणी कोने में बुंदेलखंड में स्थित है और 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है। ये एक पठारी और वनीय क्षेत्र है, इसलिए यहाँ आबादी का दबाव कम है। तो इसके नाम से ही इसकी ट्रिक बन सकती है। ललित का एक अर्थ हल्का या सुंदर भी होता है। तो ललितपुर ललित है, यहाँ भीड़ नहीं, सब खुला खुला है। बहुत बढ़िया। अब जनगणना के एक और महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं, प्रदेश की सामाजिक संरचना, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के आंकड़े। इसके बारे में क्या खास है? सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति एससी की आबादी उत्तर प्रदेश में ही निवास करती है। प्रदेश की कुल आबादी का लगभग 20.7% एससी समुदाय से है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और जिलों के स्तर पर देखें तो सबसे ज्यादा एससी आबादी कहाँ है? सबसे ज्यादा एससी आबादी वाला जिला सीतापुर है। सीतापुर। इसे याद रखने का कोई तरीका? इसकी एक ट्रिक धार्मिक आस्था से जुड़ी जाती है। भगवान राम और माता सीता सभी वर्गों के प्रिय हैं, विशेषकर वंचित समाज के। इस भावना से सीतापुर को सबसे ज्यादा एससी आबादी से जोड़ा जा सकता है। और वहीं सबसे कम एससी आबादी बागपत जिले में है। ठीक है। और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के बारे में क्या? अनुसूचित जाति के ठीक विपरीत उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की आबादी बहुत ही कम है। प्रदेश की कुल जनसंख्या का सिर्फ 0.6%। और ये थोड़ी सी आबादी भी सबसे ज्यादा कहाँ केंद्रित है? सबसे ज्यादा एसटी आबादी सोनभद्र जिले में पाई जाती है। और इसकी ट्रिक तो एकदम सीधी है। जनजातीय समुदाय पारंपरिक रूप से कहाँ रहते हैं? जंगलों और पहाड़ों में। सोनभद्र प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है और यहाँ बहुत जंगल और प्राकृतिक संसाधन है। हाँ, ये तो लॉजिकल है। तो ट्रिक है, जंगल सोनभद्र में ही जनजाति रहती है। और सबसे कम एसटी आबादी? दिलचस्प बात यह है कि सबसे कम एसटी आबादी वाला जिला भी बागपत ही है। अच्छा। तो बागपत जिला एससी और एसटी दोनों ही समुदायों की सबसे कम आबादी वाला जिला है। ये तथ्य याद रखना आसान कर देता है। तो इन सभी आंकड़ों को एक साथ रखकर देखें तो उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही जटिल और बहुरंगी तस्वीर उभरती है। ये सच में विशालता और विरोधाभासों की भूमि है। एक तरफ प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय जमावड़ा होता है, तो दूसरी तरफ ललितपुर की खुली जमीन और शांति है। बिल्कुल। एक ओर गौतम बुद्ध नगर की ऊंची साक्षरता और आर्थिक चमक है, तो दूसरी ओर श्रावस्ती का शैक्षिक पिछड़ापन। एक तरफ जौनपुर का सकारात्मक लिंगानुपात समाज को एक उम्मीद देता है, तो दूसरी ओर सबसे शिक्षित जिले गौतम बुद्ध नगर का चिंताजनक आंकड़ा हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये विरोधाभास ही उत्तर प्रदेश की असलियत हैं, उसकी चुनौतियां और अवसर दोनों को यही परिभाषित करते हैं। ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। ये प्रदेश के विकास की एक ऐसी कहानी है जो हर जिले में, हर आंकड़े में एक नया मोड़ लेती है। और यहीं पर मैं एक महत्वपूर्ण सवाल छोड़ना चाहूंगा। ये सभी आंकड़े 2011 के हैं। हम एक दशक से भी ज्यादा आगे आ चुके हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि इस एक दशक में इन संख्याओं में, विशेषकर साक्षरता और लिंगानुपात जैसे सामाजिक संकेतकों में,
क्या और कैसा बदलाव आया होगा? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। और इसी से जुड़ा एक और विचार, क्या गौतम बुद्ध नगर जैसी जगहों पर बढ़ी हुई शिक्षा और आर्थिक प्रगति ने आखिरकार वहां के बिगड़े हुए लिंगानुपात पर कोई सकारात्मक असर डाला है, या फिर प्रवासन और दूसरे आर्थिक कारक आज भी उस सामाजिक सच्चाई पर हावी हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें विकास, शिक्षा और सामाजिक बदलाव के जटिल रिश्ते पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है। सिर्फ आंकड़े याद कर लेना काफी नहीं है, उनके बीच के इन संबंधों और उनके बदलने की प्रक्रिया को